उत्तराखंड के चमोली में हुआ दर्दनाक हादसा। प्लांट के 15 मजदूरों पर मौत बनकर दौड़ा करंट। अलकनंदा नदी के तट पर ट्रांसफार्मर फटने से हुआ हादसा। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने ट्वीट कर जताया दुख। घटना की मजिस्ट्रियल जांच के दिया आदेश। हादसे में घायलों को किया एयरलिफ्ट। कहा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक। राहुल की सांसदी छीनने और दलीय अध्यादेश के चलते आप कांग्रेस कर सकती है बॉयकॉट। जोधपुर के एक ही परिवार के 4 लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या। सामूहिक हत्याकांड के बाद घसीटकर आंगन में लाए और आग लगा दी। बेंगलुरु से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। धमाके का प्लान था। पुणे से जयपुर ब्लास्ट के 2 साजिशकर्ता और मोतिहारी से पीएफआई का एक टेररिस्ट अरेस्ट। हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली में बारिश व बाढ़ से हुई तबाही। जलवायु परिवर्तन बना त्रासदी का बड़ा कारण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर मेरठ से है, जहां पर दरोगा ने युवक को बार बार मारने की धमकी दी है। दरोगा ने धमकी दी और बोला कि यहीं पर ठोक दूंगा। सरेआम परिजनों के सामने युवक को धमकी दी है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध कर रहा था परिवार और दरोगा का धमकी देते हुए ये वीडियो अब वायरल हो गया है। दरोगा की ठोकने की धमकी से अब पीड़ित डरे हुए हैं। सदर बाजार में तैनात है दरोगा स्वराज सिंह। एसपी सिटी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अब ये धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर मेरठ से आपको हम बता दें, दरोगा ने किस कदर यहां पर एक परिवार को, एक युवक को धमकी दी है, वो इन तस्वीरों में कैद हो गया है। और सदर बाजार में तैनात है दरोगा स्वराज सिंह। एसपी सिटी ने अब पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें मेरठ से है, जहां पर दरोगा ने युवक को बार बार मारने की धमकी दे डाली है। देखिए, यहां पर एक परिवार विरोध कर रहा था, लेकिन उस दौरान किस तरीके से एक दरोगा जी के बोल बिगड़ गए और धमकी देते नजर आए हैं। मैंने 40 कॉल करे। भैया एक बात बताओ ना, उसका घर तोड़ दिया। अरे वो बात सही है। तो आप पुलिस के पास जाऊंगा और किसके पास जाऊंगा? अपनी शिकायत रखने, अपनी शिकायत पुलिस के पास ही तो रखूंगा। अभी ठोक दो भाई, बदतमीज इधर रोक लो भाई। अरे उठा के भी ठोक दो ऐसे ही। ये ठोक दो, उठा के अभी ठोक दो। 1 मिनट लगने की, 1 मिनट खबर 1 मिनट लगने की, यही ठोक दूंगा अभी। कि किस तरीके से यहाँ पर खुलेआम एक परिवार अगर विरोध करता है तो किस तरीके से यहाँ पर दरोगा जी पहले महिला के साथ भिड़ जाते हैं, उसके बाद एक युवक को किस तरीके से यहीं पर ठोक देने की धमकी देते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, यहाँ पर बाकी के पुलिसकर्मी भी खड़े हुए हैं और इस दौरान यहाँ पर किस तरीके से दरोगा जी अपना आपा खो बैठे और साफ तौर पर यहाँ पर देखिए किस तरीके से पहले वो महिला से यहाँ पर बहस करने लग जाते हैं। महिला से किस लहजे में बात करते हैं वो भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर कैद हुआ है। जिसके बाद वो एक युवक से यहीं पर ठोक देने की बात कहते हुए नजर आते हैं। आप देखिए, युवक यहाँ पर किसी बात को लेकर पहले बातचीत करता है, जिस दौरान युवक का वो हाथ भी पकड़ते हैं, युवक से तू तड़ाक होता है। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से दरोगा जी अपना आपा खोकर पहले महिला से बदतमीजी करते नजर आए हैं और इस सब के बाद उन्होंने यहीं पर खुद को नहीं रोका, बल्कि युवक को वहीं पर ठोक देने की धमकी तक देते नजर आए हैं। और अब दरोगा जी की ये धमकी उच्च अधिकारियों तक पहुंच गई है। एक बार फिर से आपको सुनाते कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने लहजा बिगाड़ा, महिला से बहस की और युवक को धमकी। सुनिए। आप 40 कॉल आज नहीं करे। जब आग लगी थी ना तो 40 कॉल इन्होंने कहा था कि मैंने 40 कॉल करे। भैया एक बात बताओ ना, उसका घर तोड़ दिया। अरे वो बात सही है। तो आप पुलिस के पास जाऊंगा और किसके पास जाऊंगा? अपनी शिकायत रखने, अपनी शिकायत पुलिस के पास ही तो रखूंगा। अभी ठोक दो भाई, बदतमीज इधर रोक लो भाई। अरे उठा के भी ठोक दो ऐसे ही। ये ठोक दो, उठा के अभी ठोक दो। 1 मिनट लगने की, 1 मिनट खबर 1 मिनट लगने की, यही ठोक दूंगा अभी। यहाँ पर दरोगा जी के जो लहजे हैं वो बिगड़े हुए नजर आए हैं। दरोगा जी का आप देखिए किस तरीके से पारा यहाँ पर हाई हो गया। पहले महिला के साथ बदतमीजी करते हैं और उसके बाद वो यहीं पर नहीं रुकते, वो शुरू हो जाते हैं एक युवक को धमकी देना। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक युवक को वो धमकी देते हैं और कहते हैं कि 1 मिनट नहीं लगेगा और अभी यहीं पर ठोक दूंगा।
तो मेरठ में एक दरोगा जी का पारा हाई हो गया और एक युवक को उन्होंने वहीं पर 1 मिनट के भीतर ठोक देने की धमकी तक दे डाली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक और खबर मेरठ से ही आपको बताते हैं, जहां पर पुजारी बनकर मंदिर में रह रहा मुस्लिम युवक पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। गुड्डू बनकर 7 महीने से मंदिर में रह रहा था। एलआईयू और पुलिस युवक से अब पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। और दौराला के मटौर के बाहर बने शिव मंदिर का ये पूरा मामला है, जहां पर गुड्डू बनकर 7 महीने से मंदिर में ही रह रहा था और एलआईयू और पुलिस अब युवक से पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये पूरा मामला मेरठ से ही सामने आया है। मेरठ से एक और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी मेरठ से आपको बता रहे हैं। हालांकि अब ये युवक, जिसका नाम पहले गुल्लू था, लेकिन ये गुड्डू बनकर यहाँ पर पिछले 7 महीनों से रह रहा था। ये युवक मुस्लिम है, लेकिन बावजूद इसके ये मंदिर में रह रहा था। अब इससे पूछताछ हो रही है। इसे पुलिस ने और एलआईयू ने धर दबोचा है। दरौला के मटौर के बाहर बने शिव मंदिर का ये पूरा मामला है। मेरठ से खबर, पुजारी बनकर मंदिर में रह रहा था मुस्लिम युवक, जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस को हिरासत में लिया गया। गुड्डू बनकर 7 महीने से मंदिर में ही रह रहा था और यहाँ पर आखिर क्या मकसद था इसका, किस वजह से यहाँ पर रुका हुआ था, अब पूछताछ के बाद इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस युवक को धर दबोचा है। गुड्डू बनकर पिछले 7 महीनों से मंदिर में ही रह रहा था, लेकिन आखिर क्या वजह थी और क्यों ये मंदिर में एक हिंदू युवक बनकर, एक पुजारी बनकर यहाँ पर रह रहा था, इस सब की जांच अब सामने आएगी। उसके बाद सवालों का जवाब भी मिलेगा। दौराला के मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से खबर, पुजारी बनकर मंदिर में रह रहा मुस्लिम युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने इसे मुखबिर की सूचना पर हिरासत में ले लिया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वही युवक है जो पिछले 7 महीनों से, इसका नाम गुल्लू बताया जाता है, लेकिन ये गुड्डू बनकर 7 महीनों से शिव मंदिर में ही रह रहा था। हालांकि क्या कारण था, ये कौन है और किस वजह से ये मंदिर में रहता था, इस सब को लेकर अब कई सारे सवाल जब जांच में इससे होंगे, पूछताछ में इससे किए जाएंगे, तब उनके जवाब सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल मेरठ से आम खबर आपको बता दें, जहां पर गुड्डू बनकर 7 महीनों से मंदिर में रह रहा था और अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और अगली खबर है कासगंज से, जहां धरने पर बैठे ग्राम प्रधान रोजगार सेवक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। रोजगार सेवक अनिश्चितकालीन धरने पर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठे प्रधान, ग्राम प्रधानों व रोजगार सेवकों ने डीएम को ज्ञापन दे दिया है। ग्राम प्रधान व रोजगार का आरोप, मनरेगा योजना के पक्के कामों के भुगतान का पैसा आ चुका है। जिला प्रशासन ने पैसे पर रोक लगाने पर प्रधानों में आक्रोश। पैसा नहीं देने पर प्रधानों को फॉर्मों से नहीं मिल रही सामग्री। डीएम सीडीओ के संतोषजनक जवाब न देने से धरने पर बैठे हैं प्रधान। यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानों का धरना शुरू हो चुका है। मनरेगा योजना के पक्के कामों के भुगतान का पैसा आ चुका है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और जिला प्रशासन ने पैसे पर रोक लगाने पर प्रधानों में गुस्सा नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने पैसे पर रोक लगाई हुई है, जिसके चलते प्रधानों में गुस्सा है और अब धरने पर बैठे हैं प्रधान। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं रोजगार सेवक और मनरेगा योजना के पक्के कामों के भुगतान को लेकर यहाँ पर यह आम जानकारी आपको हम बता दें। जिला प्रशासन ने पैसों पर रोक लगाने पर प्रधानों में आक्रोश है। ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्राथमिकता वाले कार्य, नाली गड़ंजा, जहाँ कीचड़ बन गई, वहाँ पानी भर गया, कायाकल्प के काम, ये सारे काम हम लोगों ने, अधिकारियों ने खुद स्वीकृति देके, भाई जब कार्य कराने से पहले स्वीकृति ली जाती है संबंधित विभाग खंड विकास अधिकारी से, उन्होंने स्वीकृति देने के बाद हम लोगों से कार्य करा लिए कि भाई शासन का डंडा है, इस कार्य को प्राथमिकता पर कर दीजिए। हम लोगों ने कार्य कर दिए। आज 8-10 महीना हो गए, अभी तक पेमेंट ही नहीं हो रहा। पेमेंट आ गया 18 तारीख को, वीडियो से कहते हैं कि रेशियो से होगा। यदि रेशियो से ही तुम्हें करना था तो हमारी एक्स्ट्रा आईडी क्यों जनरेट की गई, एक्स्ट्रा काम हमसे क्यों कराया गया। और प्रशांत सोनी हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब प्रधानों में गुस्सा है, पैसा रोके जाने को लेकर अब धरने पर बैठ गए हैं, कई सारे सेवक भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या जानकारी मिली है, फिलहाल प्रशासन क्या जवाब दे रहा है? जी आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से काम इशू किया गया था प्रधानों के लिए, पक्के कामों का। पिछले वर्ष जो काम प्रधानों ने कर दिया, प्रधानों ने जो जिन भी फर्मों से सामान उठाया था उनका पैसा देना बाकी था। जिला प्रशासन शासन से पहले पैसा नहीं आया था। अभी 18 तारीख को, पिछली 18 तारीख को पैसा आया है, लेकिन जिला प्रशासन ने उस पैसे का रोक लगा दी है कि प्रधानों को और इन लोगों को न दिया जाए।
अब ये जिला प्रशासन इस बात की कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे रहा है। वहीं आज प्रधानों ने जब जिलाधिकारी और वहाँ सीडीओ से बात की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते प्रधान आक्रोशित हो गए और जिला कलेक्ट्रेट पर ही धरना प्रदर्शन कर दिया है और अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठ गए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और प्रधानों में गुस्सा नजर आ रहा है। लेकिन प्रशांत, कहा यह भी जा रहा है कि डीएम और सीडीओ जवाब नहीं दे रहे थे, इसके चलते इनमें और ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि अगर इनके सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा, इनको ये भी नहीं बताया जाएगा कि आखिर कब ये जो रोक लगी हुई है पैसे पर ये हटेगी और कब इनका पैसा मिलेगा। तो ऐसे में समस्या तो इनके सामने है। क्या अब जब धरने पर बैठे हैं कोई प्रतिक्रिया सामने आई है प्रशासन की ओर से, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से? जी, अभी तक तो कोई प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रधानों का सारा आरोप है कि जब हमसे काम कराया गया था तो एक्स्ट्रा काम करा लिया गया था, जिसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए रोक लगाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर पैसा नहीं देने पर प्रधानों को फार्मों से सामग्री नहीं मिल रही है। यह आम खबर आपको हम बता दें, सामग्री न मिलने की बात सामने आई है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां पर डॉक्टर्स और वकीलों में मारपीट का एक मामला सामने आया है। मेडिकल कॉलेज में कल मारपीट हुई थी, डॉक्टरों ने किया कार्य बहिष्कार, एफआईआर नहीं होने तक काम पर नहीं लौटेंगे डॉक्टर। अहम खबर आपको बता दें, और डॉक्टरों ने पुलिस पर एक तरफ कार्रवाई का आरोप लगा दिया है, मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एफआईआर नहीं होने तक कार्य बहिष्कार करने की बात तो डॉक्टर्स की ओर से कही गई है और एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगाया है। एफआईआर नहीं होने तक कार्य पर नहीं लौटेंगे डॉक्टर। यह अहम खबर आपको हम बता दें, मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। तो मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है और मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया डॉक्टर्स ने। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए हैं। महफूज हमारे साथ में जुड़ गए हैं। महफूज, डॉक्टर्स ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक एफआईआर वापस नहीं ली गई तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। ऐसे में मरीजों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है फिलहाल? जी, आपको बता दें, जिस तरह से अधिवक्ताओं और डॉक्टरों के बीच मारपीट हुई है और जिस तरह से यहाँ पर हॉस्पिटल परिसर में बवाल हुआ है, उसके बाद कचहरी परिसर में जितने भी अधिवक्ता थे, करीब 5000 के आसपास अधिवक्ता हैं, उन्होंने पूरी तरह से कचहरी में तालाबंदी कर दी है। एसपी के ऑफिस का भी घेराव किया है कि डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर के खिलाफ लूट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जिसके चलते अधिवक्ता भी एक तरफ आक्रोशित बैठे हुए हैं। वहीं अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज में करीब सैकड़ों बच्चे जो दूसरा सेमेस्टर तीसरा सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब धरने पे चले गए हैं। वहीं आंखों के जो डॉक्टर हैं, जो हड्डी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, सचिन, इनके सेवा में जितने भी डॉक्टर हैं, करीब करीब सब हड़ताल पे चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी तरफ से भी तहरीर लेके मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जाता और तब तक हम लोग वापस कार्य पे नहीं आएंगे। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो सीएमओ से बात की गई और जिलाधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने आपस में बात करके ओपीडी चालू करा दी है, इमरजेंसी चालू करा दी है। मरीजों को राहत देने का कार्य जिला प्रशासन ने किया है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से बुद्धिजीवी लोगों ने हड़ताल किया है, जहां डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने हड़ताल किया है। वहीं अगर देखा जाए तो अधिवक्ता जो बुद्धिजीवी कहलाता है, वो इस तरह से हड़ताल कराई, अपने में बड़ा ही सोचनीय विषय है। जी बिल्कुल बिल्कुल महफूज, हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा था और अब पुलिस ने सब पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, जल्दी से बताएं। जी, जहां पर एक तरफ से पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा है, जहां अधिवक्ताओं ने दबाव बनाते हुए डॉक्टर के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, वहीं पर अब डॉक्टरों ने भी हड़ताल किया, डॉक्टरों ने भी एक तरफ से लामबंद हुए, तो वहां पर जिला प्रशासन के हाथ पैर फूले, पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूले। उन्होंने कहा कि तारीख दे दीजिए, जो भी कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा और दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी तरह का मुकदमा नहीं पंजीकृत हुआ है, सिर्फ पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन देकर मामले को रफा दफा किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया महफूज आपका अधिक जानकारी के लिए। तो मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का ऐलान को लेकर यह आम खबर सामने आई है, जहां पर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए और उनका साफ कहना है कि जब तक एफआईआर वापस नहीं ली गई तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। प्रतापगढ़ से खबर, डॉक्टर और वकीलों के बीच मारपीट का ये पूरा मामला है। मेडिकल कॉलेज में कल मारपीट हुई थी, जिसके बाद अब डॉक्टर्स ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा दिया है, तो वही दूसरी ओर डॉक्टर अब धरने पर बैठ गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम आगरा से बताते हैं। यमुना के पानी में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला गया है।
पुलिसकर्मियों ने पानी में फंसे बुजुर्ग को निकाला सुरक्षित और पानी अधिक होने से बुजुर्ग ने मचान की ली थी शरण। तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गजपुरा की ये पूरी घटना बताई जाती है। आगरा से खबर, यमुना के पानी में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित निकाला गया है। तो आगरा से खबर आपको हम बता दें, यमुना के पानी में फंसे बुजुर्ग को सुरक्षित पुलिसकर्मियों ने बाहर निकाला है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक बुजुर्ग यहाँ पर पुरुष फंसे हुए थे, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उनकी मदद की और उन्हें बाहर यहाँ से सुरक्षित निकाला है। पानी अधिक होने के चलते यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे। तहसील एतमादपुर क्षेत्र के गजपुरा की ये पूरी घटना बताई जाती है। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है कानपुर से, जहां पर गोविंद नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर विकास उर्फ मैडी पर दर्ज है कई मुकदमे। 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, बेल्ट और डंडा बरामद किया गया है। 307 समेत कई मुकदमों में लंबे समय से वांछित चल रहा था। डीसीपी दक्षिण ने शहर में अपराध करने वालों को दी चेतावनी। आपराधिक घटना करने वालों पर अब कार्रवाई होगी। डीसीपी की ओर से साफ कह दिया गया है कि आपराधिक घटना करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और 307 समेत कई मुकदमों में लंबे समय से ये फरार चल रहा था। कानपुर में गोविंद नगर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डीसीपी दक्षिण ने शहर में अपराध करने वालों को लेकर अब साफ तौर पर ये कहा है कि आपराधिक घटना करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। गोविंद नगर पे 6 जून 2023 को एक मुकदमा 307 आईपीसी का वादी के तहरीर पे लिखा गया था। उस तहरीर के आधार पे 3 नामजद अभियुक्त थे, जिसका नाम विक्रम, विवेक और विकास वाल्मीकि उर्फ मैडी है। इसमें से एक व्यक्ति जो विक्रम था, जिसको गिरफ्तार करके पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया था। जो उसमें से दूसरा और तीसरा अभियुक्त था, जो पुलिस के गिरफ्त में अभी नहीं आया था, अपराध चल रहा था। उसके ऊपर जो है मेरे द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। थाना गोविंद नगर और सर्विलांस टीम दक्षिणी जोन के द्वारा एक बहुत सराहनीय कार्य करते हुए विकास वाल्मीकि उर्फ मैडी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अलीगढ़ के नई बस्ती इलाके में पिछले कई सालों से पोखर में पल रहा मगरमच्छ स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। आए दिन इस मगरमच्छ को देख लोग दहशत में आ जाते हैं। वहीं बुधवार की सुबह यह मगरमच्छ पोखर से बाहर निकल कर बैठा हुआ था और आसपास के लोगों ने जब इस मगरमच्छ पर नजर डाली तो लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर इसे पकड़ लिया। तब जाकर स्थानीय लोगों ने चैन की सांस ली है। स्थानीय लोगों का कहना था कि यह मगरमच्छ पोखर में पिछले कई सालों से पल रहा था। इसके चलते इलाके में दहशत थी और आए दिन ये बाहर आ जाता था। इसको लेकर वन विभाग को कई लोगों ने लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए थे। समस्या करीब 3-4 साल से एक मगरमच्छ की थी, सबसे बहुत बड़ी, जिससे कि मोहल्ला ये पूरा दहशत में और कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो जब वो परेशान कर रहा था, वन विभाग को सूचना दी गई थी। वन विभाग ने अपनी पूरी टीम लगा रखी थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था। लेकिन पूरे मोहल्ले ने उसे एक पूरा तवज्जो दी उसके ऊपर कि कहाँ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। तो आज वो सुबह में उसको पता लगी कि वन विभाग से जो है पकड़वाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज एक मांगलिक हॉस्पिटल की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें उसकी दीवार पर गर्भपात से संबंधित एक बोर्ड लगा हुआ है। जानकारी होने पर टीम भेजी गई, जांच कराई जा रही है और जांच यह भी कराई जा रही है कि हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नहीं। इस तरीके की चीज़ों का प्रदर्शन निषेध है। हमारे जो नियम है उनकी अनदेखी की जा रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से ही ये सच सामने आया है, जिसके बाद अब पूरे मामले में जांच कराए जाने की बात सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर गर्भपात 2,500 रुपये में कराने की बात लिखी गई है और अल्ट्रासाउंड के पैसे अलग से देने होंगे। हालांकि अब इस सब को लेकर जांच शुरू हो गई है। बांग्लिक हॉस्पिटल के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है कि उसकी दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उसने गर्भ समापन वाली सेवाओं की कुछ अपना रेट लिखा हुआ है। टीम भेजी गई है, जांच कराई जा रही है क्योंकि वो हॉस्पिटल एमटीपी एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं। जो भी परिणाम होंगे नियमानुसार कार्रवाई संज्ञान। रजिस्टर अगर है भी तो क्या इस तरह का नहीं, इस तरह की चीज़ों का तो प्रदर्शन निषेध है, तो उसको उसकी नहीं, इस पर तो रोक भी है कि इस तरीके का हाँ। और रोक नहीं है। इसमें खुलेआम अगर लिख रखा है तो किस तरह हाँ, तो ये मेरे ख्याल से जो भी सरकार जो भी हमारे किसी भी कार्यक्रम के नियम हैं उसकी अनदेखी की जा रही है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो व्यवहार में होगी। रायगढ़ का ऐतिहासिक मीना बाजार इस बार आयोजन स्थल विवाद का केंद्र बन गया है। जहां कुछ कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मौजूदा स्थान को लेकर विरोध में हैं, तो वहीं दोनों पार्टियों के अधिकतर पार्षद और क्षेत्र की जनता इसके मौजूदा स्थान के समर्थन में है। दोनों पक्षों की अपनी दलीलें हैं और ये स्थिति जिला प्रशासन के लिए असमंजस की स्थिति बन गई है, जिसकी वजह से अभी तक मीना बाजार के संचालक को प्रशासन की ओर से मीना बाजार लगाने की स्वीकृति नहीं मिली। इस विवाद में दोनों पक्षों के नजरिए को जाना और क्षेत्र की आम जनता से उनकी राय जानी है। इससे ये सच्चाई सामने आई कि क्षेत्र की जनता की दिली इच्छा है कि मीना बाजार अपने मौजूदा स्थान पर ही संचालित हो। उनका कहना है कि विरोधी पक्ष की जो दलीलें हैं उनका निराकरण प्रशासनिक चुस्ती से आसानी से हो सकता है। भीड़ होना तय है, क्योंकि इंसान मेले की दुहाई क्यों देता है? भीड़ के कारण ही। क्यों बोला जाता है कि कुंभ के मेले में आप सभी 2 भाई खो गए थे क्या? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भीड़ बहुत होता है। तो भीड़ तो आप कहीं पे भी लगा लो, प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसको यातायात को कैसे बाधित होने से बचाए और हम आम नागरिकों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि कैसे करके हम ट्रैफिक से ना थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित करें हम अपने ट्रैफिक व्यवस्था को। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको अगर विरोध करना था तो पिछले 10 साल से मीना बाजार यहाँ पर लग रहा है। 10 साल पहले आपको विरोध करना चाहिए था। जो है ये आन बान शान रायगढ़ शहर को नाम देने में सिर्फ जोड़ीमल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाए, जोड़ीमल कॉलेज खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, कई सारे ट्रस्ट खुलवाए और उसके बाद में ये कुछ क्षणिक लोग जो कि रायगढ़ की संस्कृति को दाग पहुँचाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, ये उसकी राजनीति। आज उनके आदमी आए नहीं है, दूसरे आदमी आए हैं, इसलिए उनको बहुत तकलीफ हुई। कल तक यही मीना और दूसरे मीना बाजार का होलसेल पूजा काटने में नहीं कहा, हर चीज़ करने में नहीं कहा। आज जो हमारे मोहल्ले को ये बोल रहे हैं कि चोरी करते हैं, चमारी करते हैं, सीना झपटी करते हैं, तो इसमें भी इनको याद नहीं आ रहा था। पिछले साल में कुछ नहीं हुआ, इस साल जब इनके आदमी को नहीं मिला तो हर चीज़ हुई। जिला भाजपा युवा मोर्चा के कलेक्टोरेट के सामने जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया। युवा नेताओं ने अवैध उत्खनन में खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और उन पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने कहा कि जिला खनिज अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की गहन जांच होनी चाहिए। जिला कार्यालय के सामने आक्रामक प्रदर्शन करते हुए जिला भाजयुमों ने प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। भाजपा युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन का पुतला लेकर यहां पर पहुंचे। उन्होंने अवैध उत्खनन और खनिज तस्करी में खनिज विभाग की भूमिका और कार्रवाई को लेकर उदासीनता बरते जाने के लिए कलेक्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी की। जिला भाजयुमों ने जिला प्रशासन का पुतला भी दहन किया है। देखिए, 3 दिन पूर्व बहुत दुखद घटना साकरा में घटी है और फिर इस बार जो घटना घटी है जिसमें 2 मासूम बच्चों की डूब के वहां मृत्यु हो गई है और उसका कारण जो सामने आया है फिर से मुरुम माफियाओं का और खनिज विभाग की लापरवाही का मामला फिर इस विषय में सामने आया है। पता चला है जो बच्चों की मृत्यु हुई तालाब में डूब के, वहां पे ग्रामीणों ने ये बताया है और उसका विरोध भी किया है कि वहां पे मुरुम माफियाओं ने जो नियम विरुद्ध वहां पे खुदाई की है। 4 फीट का प्रस्ताव में उनको खोदने का परमिशन मिला था, लेकिन उन्होंने वहां 4 फीट से ज्यादा लगभग 15 से 20 फीट खुदाई की, जिसके वजह से बच्चे वहां पे नहाने उतरे तो उनकी उसमें डूब के जान चली गई। बलौदा बाजार जिले के हिरमे स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर के फटने से 3 श्रमिकों की जान चली गई।
इस हादसे के बाद आक्रोशित श्रमिकों ने प्रबंधन के ऊपर आरोप लापरवाही का लगाते हुए नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के निर्देश पर एसपी हरीश राव यादव के नेतृत्व में सुहेला पुलिस मौके पर पहुंची। प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। हालांकि इस दौरान कंपनी प्रबंधन और पीड़ित परिवार के बीच बाजार में बिकने वाली सब्जी भाजी की तरह मुआवजे की राशि को लेकर मूलभाव होता रहा। परिवार की तरफ से 1 करोड़ मुआवजा की मांग की गई थी, तो वहीं कंपनी की तरफ से मुआवजा 5 लाख रुपया देने पर सहमति जताई गई। आखिरकार रात 2 बजे दोनों पक्षों के बीच 35 लाख रुपए सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी। पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की तात्कालिक राशि कंपनी द्वारा दिए जाने के बाद मामला शांत हुआ। ओला बिखो दिल्ली जात भाषा वो हर शायद रायपुर जाते हैं। तो दिल्ली जा कौन कौन लेकर ब्लास्ट हो गए है और मोला तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे ही है। तो वो पता करी सही और पता करे बाद में 5 मिनट बाद फोन तो तिथे मामा सतरोहन ठीक है और उन्हें से है। तो मैं वो बोले भी हूँ कि तय हम वही बात कर सकते थे कि मोला छिपावा था क्यों नहीं करा, लेकिन कुछ आप बताओ तो वो नहीं कर नहीं। देखिए पहले ही मैंने बता दिया कि देखिए मैं अभी फिलहाल तो तबियत नहीं उसके लिए कुछ बोलने के लिए, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो तारीख प्रथम दृष्टया जो मामला चला है कि सिलेंडर फटा है और उस दौरान 3 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई। प्लांट के अंदर जो है सिलेंडर फटा है तो कहीं कहीं पर है इसमें सुरक्षा की कमी या देखिए ये तो जांच का विषय है। लेकिन अभी जो आ रहा है कि जो सिलेंडर है तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है वो निकल कर आया है, लेकिन ये अभी जांच का विषय है। सख्त हो गए दिन भर तो हम लगन भी हो गए साहब लोग ले लेना। अरे आप आपका ठेका था भैया, आप बता दीजिए साहब लोग किस नाम से चल रहा था, क्या है। जिले के राजपुर विकासखंड में भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। मंडी प्रांगण में धरना प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय को घेरने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पुलिस की बड़ी संख्या देखते हुए उन्हें रोक लिया गया और प्रशासन के अधिकारियों ने भाजपा नेताओं के बीच बातचीत किया। भाजपाइयों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है सभी वर्ग के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बिजली, खाद्य जैसे मुद्दे को आधार बनाकर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन देखा गया है। पार्टी स्तर से पूरे प्रदेश से निर्देश था और एक को प्रभारी बनाया गया था। यहाँ पर माननीय रामविचार नेताम जी थे और रामानुजगंज में अखिलेश जी हैं, वो कल होना है वहाँ। यहाँ पर जो विधायक जी की निष्क्रियता है, उसका भ्रष्टाचारी है, उसको उजागर करना, शासन के गलत नीतियों का उजागर करना, नरवा घुरुआ जो कोई काम के नहीं है वो सबको कार्यकर्ताओं के बीच में लाना। और देश की बात में वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सिरसा में आप नेताओं ने गांव नेजरढेला कलां सहित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से बाढ़ के चलते आ रही समस्याओं पर बातचीत भी की है। निरीक्षण करने गए आप पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य व लोकसभा सचिव वीरेंद्र कुमार, जिलाध्यक्ष हैप्पी रानिया, युवा प्रदेश सह सचिव राजेश मलिक, लोकसभा संयुक्त सचिव प्रदीप सचदेवा सहित आप नेताओं से बातचीत में नेजरढेला कलां के वासियों ने बताया कि 15 जुलाई को बिजली मंत्री गाँव आए थे। रंजीत सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली, मिट्टी, जेसीबी, बिजली सहित हर प्रकार की व्यवस्था प्रशासन की ओर से करने का ऐलान किया था। गांव वासियों ने बताया कि आज तक सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता गांव में नहीं भेजी गई। ट्रैक्टर ट्रॉली, मिट्टी, जेसीबी और बिजली की व्यवस्था भी गांव वासी सामूहिक तौर पर फंड एकत्रित कर स्वयं ही कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि नेजरढेला कलां सिरसा शहर का निकटतम और अंतिम गांव है, लेकिन प्रशासन इस बात की गंभीरता पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।
अगली खबर सोनीपत से है, जहां पर खान कॉलोनी के विवाद वाले मामले में एकतरफा कार्रवाई करने पर सोनीपत के कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और कमिश्नर ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि खान कॉलोनी निवासियों के साथ दंगाइयों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पीड़ित पक्ष ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और साथ ही कमिश्नर को इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि राजीव वर्मा, जो दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच के राज्याध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा एकतरफा कार्रवाई की गई है और मुस्लिम पक्ष पर ही पॉस्को एक्ट लगाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी को लेकर आज हम सोनीपत के कमिश्नर साहब से मिलकर ज्ञापन सौंपा और यह आश्वासन दिया कि उन्होंने पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है, जिसके हिसाब से पुलिस जांच कर रही है। दिया था ना, वो ठीक से देखेंगे, मांग को दिया था, वो चेक करके सब कुछ करेंगे। मतलब ये जो मामला के बारे में हमको अभी वो एश्योरेंस दिया, देखेंगे क्या हो जाएगा। मैंने ये आधा घंटा से ज़्यादा उसके साथ डिस्कस किया था, फिर बोला इसको मालूम है इनके स्थिति के बारे में, जो दो परिवार और दो व्यक्तियों के बीच जो था, बस वो समाज का बड़ा मामले करने के लिए कोशिश किया कुछ लोग ने। आज सभी जो लोग इसलिए आए हुए हैं कि खान कॉलोनी के अंदर सेक्टर 27 थाने में जो एक FIR दर्ज की गई 25 तारीख को मुस्लिम लड़के दो बच्चों का आपस के प्रेम प्रसंग के मामले को पूरा का पूरा दो समुदायों का मामला बनाने की साजिश रची गई ताकि शहर के अंदर दंगे हो सके। यमुनानगर की महावीर कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दस्तक दी। रविंद्र डेंटल क्लिनिक में जब सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग की टीम की जांच की तो मौके पर कई तरह की खामियां मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, क्लिनिक के ओनर का सर्टिफिकेट 2012 को एक्सपायर हो गया था। इसके साथ ही कुछ दवाइयां भी एक्सपायरी डेट की पाई गई हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। क्लिनिक के ओनर को पुलिस साथ लेकर गई है। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड आ रही है, टीम उसके साथ जाना है। बाकी इससे ज्यादा हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी। तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड आई तो रैंडमली उन्होंने अपनी जो भी पहले से उनका इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग वो मुझे साथ लेके गए। तो अभी हम यहाँ पे जो तेजली स्टेडियम के पास रविंद्र डेंटल क्लिनिक है, यहाँ पे आए हैं। तो हमें जो एज पर प्रोटोकॉल हमने इनसे जो डॉक्टर थे उनसे पूछा गया कि आपके पास जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, या डिग्री है या डिप्लोमा है, आप वो प्रोड्यूस करिए। तो चेक किया है। बाकी जो यहाँ पे सामान मिला है हमने वो सारा देखा है और फर्दर बाकी जो लाइसेंस उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो एक्सपायर्ड है, वैलिड तो 2012 तक का उसमें बताया गया था। विधायक राजेश नागर ने यमुना बाढ़ से प्रभावित मंझावली, अलीपुर, कावरा, अरुआ, चांदपुर, मोढुका और कई गांवों के राहत शिविरों में पहुंचकर खुद लोगों से हालात जाने हैं। उन्होंने पीड़ितों से कहा कि उनके घर खेतों में हुए नुकसान का मुआवजा जल्द ही सरकार देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रशासन तेजी से काम भी कर रहा है। राहत शिविरों में पहुंचकर विधायक ने लोगों से उनके हालात जाने और अधिकारियों और चिकित्सकों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इन सभी शिविरों में 24 घंटे चिकित्सक एवं दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं और सभी के लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मौजूद अधिकारी से अथवा उनसे बात कर सकता है। सामान इनका नुकसान हुआ है उसका भी दिला दे, आप अपनी तरफ से वो बना के दे देना किसका कितना कितना नुकसान हुआ। और मैं देखो हमारे जो हर जगह जहाँ भी दिक्कत आई है बाढ़ की, जिस भी गाँव में या जिस भी कॉलोनी में, हर जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं। हमारे अधिकारी दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं अभी आज ये मोटुका में आया हूँ। यहाँ भी 150-200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उनकी जो खाने की भी व्यवस्था गुरुद्वारे से हो रही है और सरकार भी उनकी मदद कर रही है। अभी मैं अरुआ में भी होकर आया हूँ, वहाँ भी 350 के करीब लोग रह रहे हैं। उनका भी खाने का तीनों टाइम प्रबंध किया गया है। और हेल्थ के लिए अगर डॉक्टर की बात करें तो 24 घंटे डॉक्टर वहाँ उपलब्ध है। अगली खबर है रेवाड़ी से, जहां पर प्रॉपर्टी आईडी में
त्रुटियों को ठीक करवाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद में कैंप लगाया। बता दें कि प्रॉपर्टी आईडी में नाम और मकान नंबर जैसी त्रुटियों को लेकर 31 जुलाई तक सुधार किया जाएगा, जिससे कि जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बता दें कि हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और सतीश खोखला ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि आईडी से संबंधित कागजातों में त्रुटियों को ठीक कराएं। साथ ही कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जनता का सहयोग भी जरूरी है। देखिए, हमने पिछले हफ्ते एक बैठक की थी, जो हमारे पास प्रदेश प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक हमारे जुम्मे लगा था, मेरे और सतीश खोखला जी के जुम्मे, कि जो हमारी प्रॉपर्टी आईडी की समस्या रेवाड़ी ज़िले के अंदर चल रही है उसका समाधान अच्छे तरीके से किया जाए। तो हमने सब अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उस दिन भी आपको सारा विस्तार के साथ हमने बताया था। तो उसी से आगे बढ़ते हुए आज ये 28, 29, 30, 31 वार्ड के लोगों को बुलाया है और यहाँ वॉलंटियर्स हमारे बाहर भी लगे हुए हैं, जो उनकी एंट्री करके कूपन देने का काम कर रहे हैं। अंदर भी जाके उसको रीचेक करके फिर दोबारा से चेक कर रहे हैं उसको, और फिर आगे जो कंप्यूटर पर सारी करेक्शन करने वाले लोग बैठे हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। वादे के अनुसार नई प्रॉपर्टी आईडी जो भी पेंडेंसी थी उसको 31 जुलाई तक पूरे करने का सरकार ने वादा किया था। उस वादे को लेकर के ये काम आधे से ज़्यादा हो गया है। जिन प्रॉपर्टी आईडियों में करेक्शन थी, गलती थी या किसी कारण से ऑब्जेक्शन लगा करके रिबेक्ट बैक कर दिया था, उनको दोबारा से लोगों को ला करके ठीक कराने की जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली थी, आज उसी का पहला प्रयास है। वार्ड नंबर 28, 29, 30, 31 में आज बीजेपी ने प्रॉपर्टी आईडी का एक कैंप लगा रखा है और आम पब्लिक की समस्याएं सुन रहे हैं और उसका समाधान भी किया जा रहा है। अब प्रॉपर्टी आईडी के अंदर जो करेक्शन थी आज ही ठीक कर दी जाएगी, किसी की भी जो भी गलतियां थी वो ठीक हो जाएगी। भाई नाम चेंज में थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2-4 दिन का। लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसके साथ रजिस्ट्री की कॉपी लगा रहे हैं। जैसे जो है ये पेपर आ जाएंगे उसके बाद ये करेक्शन हो जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सीईटी में खामियों को लेकर छात्रों ने युवाधिकार यात्रा निकाली है। कुरुक्षेत्र दक्षिण मुख्य हनुमान मंदिर से हवन कर सीएम सिटी करनाल के लिए प्रदर्शनकारी छात्र युवाधिकार यात्रा निकाल रहे। प्रदर्शनकारियों को कल कांग्रेस का समर्थन मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री आवास का करनाल में घेराव भी किया जाएगा। साथ ही एक छात्र ने कहा कि युवा सोया हुआ नहीं है, वह सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना ही पड़ेगा। ये सरासर गलत है। कांग्रेस कार्यवाहक प्रधान सुरेश गुप्ता ने कहा कि सीटी पेपर में भाजपा जजपा सरकार तरह तरह की शर्तें लगा रही हैं, जिसे लेकर सांकेतिक पैदल युवा अधिकार यात्रा निकाली जा रही है और कल मुख्यमंत्री आवास तक जो प्रदर्शन होगा उसे कांग्रेस का भी समर्थन रहेगा। ये सीईटी के पेपर जो बच्चों ने दिए थे उसमें तरह तरह की शर्तें खट्टर जी की और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने लगाई हैं। उससे परेशान होकर हरियाणा के युवा ने एक सिंबॉलिक यहाँ से जो है पैदल यात्रा युवा अधिकार यात्रा के रूप में शुरू कर रहे हैं। पहले यहाँ हवन हुआ है और श्वेता डुल जी इसका नेतृत्व कर रही हैं और हरियाणा कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। रणदीप सुरजेवाला जी, कुमारी शैलजा जी और किरण चौधरी जी सबसे पहले इन युवाओं की पीड़ा उन्होंने उठाई थी हरियाणा में, और वो कल से करनाल से मतलब कई हजार आदमियों के साथ इन बच्चों के साथ चलेंगे और सीएम आवास तक जाएंगे। और अगली खबर आपको हम कन्नौज से बताते हैं, जहां पर अभियान चलाए जाने की बात सामने आई है। जोरों पर डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन अभियान। कन्नौज से खबर आपको हम बता दें, जहां पर नगर पालिका परिषद की ओर से ये व्यवस्था की गई है। अब घर घर जाकर लोगों से नगर पालिका के कर्मचारी कूड़ा लेंगे और माइक के माध्यम से संदेश भी दिया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर ये विशेष अहम कदम उठाया गया है और सूखा और गीला कूड़ा देने के लिए यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर 2 अलग अलग कंटेनर्स देकर जो कर्मचारी हैं वो निकले हैं। सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा को अलग अलग डालने को लेकर भी जागरूक कर रहे हैं और इसके साथ ही अब यहाँ पर जागरूकता के लिहाज से और स्वच्छता के लिहाज से ये कदम उठाया गया है। पालिका अध्यक्ष नीलम चौधरी ने इस बात की जानकारी भी दी है और डोर टू डोर यानी अब घर घर जाकर कर्मचारी लोगों के घरों का कूड़ा इकट्ठा करेंगे। तो माइक के माध्यम से संदेश भी दिया जा रहा है। नगर पालिका के द्वारा सबसे बड़ी समस्या हमारी कूड़ा निस्तारण की है।
जिसमें सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा देने की बात लगातार की जा रही है। जनता बताती है कि हमारे पास कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है, तो हमने उसमें एक माइक लगा के जनता को बताने के लिए एक संदेश दिया है कि कूड़ा आपके कूड़े वाला कर्मचारी आपके पास आया है, आप अपना कूड़ा उसको दे सकते हैं। इसकी व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा की गई है। सुबह डेली ये मिलेगी? तो डेली जाते हैं, पहले भी जाते थे, तो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा के लिए बोलते भी थे पब्लिक, कुछ पब्लिक देती है, कुछ पब्लिक नहीं देती है, तो उन्हीं को जागरूक करने के लिए हमने एक छोटा सा संदेश जनता को देना चाहा। आज जिला गुरदासपुर के कस्बा धारीवाल में पूर्व सैनिक अमृतपाल सिंह ने अपनी 1 महीने की पेंशन मदद के लिए भेज दी है। क्षेत्र भर के युवाओं के सहयोग से पंजाब के विभिन्न जिलों में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित लोगों की मदद के लिए पानी और राशन सामग्री उपलब्ध कराई। युवाओं ने कहा कि इस समय पंजाब में बाढ़ आई है और यहां हम सभी का कर्तव्य है कि हम बाढ़ पीड़ितों की यथासंभव मदद करें। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਨ ਸਨੇਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜੇ ਸਨ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਸਨ, LCD ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। मोगा जिले के कस्बा बाघा पुराना से लूटपाट करने और मोटरसाइकिल चोरी करने की घटनाओं को लेकर पुलिस को शिकायतें मिल रही थी। वहीं पुलिस इन शिकायतों को देखते हुए आरोपियों की तलाश कर रही थी। अब बाघा पुराना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें पुलिस ने लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 लोगों को हिरासत में लिया है और उनके पास से पिछले दिनों महिला के कानों से छीनी सोने की बालियों को भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे रिमांड पर लेगी और जाँच करेगी कि इन लोगों का कौन कौन सी घटनाओं में हाथ है और इस गिरोह के कितने मेंबर हैं उनकी भी तलाश की जाएगी। और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इसी बीच आम खबर लखनऊ से, जहां पर विधायक पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। तो लखनऊ से आम खबर आपको बता दें, पल्लवी पटेल का बयान। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक को लेकर पल्लवी पटेल ने अहम बातें कही हैं। पल्लवी पटेल का बड़ा बयान सामने आया है और ये बैठक लोकतंत्र को बचाने पर हुई है। तो देखिए, पल्लवी पटेल की ओर से यहाँ पर ये बड़ा बयान। लोकसभा व यूपी की राजनीति में इसका असर दिखेगा। बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पल्लवी पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं, और उनकी ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। आम खबर आपको बता दें, लोकसभा व यूपी की राजनीति में इस बैठक का असर दिखेगा, ये साफ कर दिया है पल्लवी पटेल ने। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आरक्षण को बचाने पर काम कर रही है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी आरक्षण को बचाने पर काम कर रही है। विधायक पल्लवी पटेल का बयान सामने आया है। 2 दिवसीय जो 26 जनवरी की बैठक हुई, उसमें अपना दल की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीति कृष्ण पटेल जी और राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन जी ने शिरकत की थी। और वहाँ जो चर्चाएं हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि पहले इस गठबंधन को जो 26 पार्टियों का हो रहा है और वो पार्टियाँ जो इस देश के वास्तविक लोगों का नेतृत्व करती हैं और उनकी बात करती हैं, उनके मुद्दे उठाती हैं, उनके गठबंधन का नाम क्या होना चाहिए। तो बहुत सघन चर्चा के बाद नाम निकल के आया इंडिया, क्योंकि सीधे सीधे इस देश के 135 करोड़ जो लोग हैं जो देश में रहते हैं उनसे कनेक्ट करना है। तो ये हमारी बड़ी सफलता है। लेकिन मैम, कल एक आरोप भी आप लोगों पे लगाया जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, सब भ्रष्टाचारी एक साथ हो गए और वो सिर्फ ऐसे ही समीकरण बनाए जा रहे हैं, उस पर कैसे जवाब देंगे? अब उनके बारे में क्या बात करें, जो 9 वर्ष सत्ता में बैठे हैं मन की बात कर रहे हैं और जिन लोगों का वोट लेकर के, जिनके भविष्य बदलने का वादा करके, दलित शोषितों को आगे बढ़ाने का वादा करके सत्ता में आए थे, वो हाल मन की बात के द्वारा सिर्फ उनकी ज़िंदगी में 5 किलो राशन की अहमियत को दर्शाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की क्या बात कीजिए।
और अगली खबर बाराबंकी से आपको बताते हैं, जहां पर एक बेहद भीषण सड़क हादसा। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। बाराबंकी से खबर आपको बता दें, दर्दनाक सड़क हादसा। रोडवेज बस ने ऑटो सवार लोगों को टक्कर मार दी है। तो एक रोडवेज बस ने ऑटो सवार लोगों को मारी टक्कर। आपको बता दें कि 8 लोगों में से 1 की जान चली गई है। ऑटो रिक्शा में सवार 8 लोगों में से 1 की जान गई है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। रोडवेज बस ने एक ऑटो में टक्कर मारी थी, एक व्यक्ति की जान चली गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो सभी घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। रोडवेज बस ने ऑटो सवार लोगों को टक्कर मारी है। सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे हैं उच्चाधिकारी। और सफदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो सफदरगंज थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसे में एक शख्स की जान चली गई। रोडवेज बस ने ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 8 लोग सवार थे, एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि आपको बता दें कि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिली कि लखनऊ से अयोध्या की तरफ जा रहे थे। सफदरगंज चौराहे से आगे जैसे बढ़े थे तो ई रिक्शा पे सवारी 8 लोगों की थी। पीछे से एक रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है, जिनको यहाँ पे इलाज के लिए आया गया है। 1 लोगों की मृत्यु हो गई है, बाकी 7 लोगों का यहाँ इलाज चल रहा है। से घायल हो गए हैं। और रजी सिद्दीकी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रजी, एक शख्स की जान चली गई है, 7 गंभीर हालत में है। ये हादसा किस वजह से हुआ आखिर, और घायलों की स्थिति कैसी है फिलहाल? जी, आपको बता दें, ये पूरा मामला बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र के लखनऊ अयोध्या हाईवे पर का है, जहां पर एक ऑटो रिक्शा को पीछे से तेज रफ्तार रोडवेज बस ने मार दी, जिसमें सारे सवार घायल हो गए। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 1 की मौत हो गई है। बाकी अभी 2 को लखनऊ रेफर किया गया है। क्या तेज रफ्तार के चलते रजी यह हादसा हुआ था? क्या रोडवेज बस की स्पीड बहुत तेज थी, इसी के चलते उसने टक्कर मारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये रोडवेज बस की स्पीड बहुत ज्यादा थी और अनियंत्रित होकर उसने पीछे से जोरदार ठोकर मार दी और जिससे यह हादसा हुआ। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रजी हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो ये बेहद भीषण हादसा बाराबंकी में, जहां पर रोडवेज बस ने एक ऑटो को टक्कर मारी है। 8 लोगों में से 1 की जान चली गई है, 7 की हालत गंभीर है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं लखनऊ से, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको बता दें कि चुनाव में किसी से नहीं करेंगी गठबंधन, ये बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान। कांग्रेस जातिवादी दलों से गठबंधन बना रही है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों का गठबंधन हो रहा है, लगातार बैठकें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो का ये बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ गठबंधन बना रही है। तो देखिए, कांग्रेस पर उन्होंने बड़ा हमला भी बोल दिया और कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हम चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, और कहा कि कांग्रेस जातिवादी दलों के साथ गठबंधन बना रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से अब चुनाव को लेकर वो एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो किन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव लड़ेंगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीएसपी सुप्रीमो पूरी तरीके से चुनाव लड़ती नजर आएंगी, और साफ तौर पर उन्होंने साफ किया है कि बीएसपी इन राज्यों में चुनाव लड़ेगी, चुनावी मैदान में रहेगी, और फिलहाल किसी के साथ गठबंधन न करने की बात बीएसपी सुप्रीमो ने साफ कर दी है। ये बड़ी बात आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आई है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा ऐलान, चुनाव में किसी भी दल के साथ गठबंधन न करने को लेकर उन्होंने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी और कहा कि चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। तो चुनाव में किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस को गठबंधन को लेकर उस पर हमला भी बोला है, और कांग्रेस जातिवादी दलों से गठबंधन बना रही है, ये बड़ा हमला भी बोला। दूसरी ओर ये भी साफ कर दिया कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन आने वाले चुनाव को लेकर नहीं करेंगी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से।
और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चल गए हैं। बुजुर्ग, महिला और बच्चे समेत 6 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हो गए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टरों ने एक युवती को कानपुर के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। साड़ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो साड़ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का ये पूरा मामला है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डॉक्टरों ने एक युवती को कानपुर के लिए रेफर कर दिया है। डॉक्टरों ने एक युवती को कानपुर के लिए रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, साड़ थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वाराणसी से इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। अहम खबर आपको वाराणसी से बताते हैं, जहां पर 354 के आरोपित ने महिला की पिटाई कर दी। वाराणसी से अहम खबर, और अब प्रेस वार्ता भी आरोपित के द्वारा की जा रही थी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पिटाई का लाइव वीडियो भी वायरल हो गया है। पीड़ित मीडिया के सामने अपनी बात रख रही थी। आरोपी मौलाना रिजवान ने महिला की पिटाई की है और पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस नहीं कर रही है गिरफ्तार, तो पुलिस की ओर से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह आम जानकारी थाना कोतवाली के पराजकर की ये पूरी घटना है। आरोपी मौलाना रिजवान ने महिला की पिटाई की है और मुकदमा दर्ज कर पुलिस नहीं कर रही है गिरफ्तार। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर खुलेआम प्रेस वार्ता कर रहा है आरोपी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की जुड़ चुके हैं। विक्की, यहाँ पर पिटाई किए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक महिला की पिटाई करती गई, वो मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रही थी। मामला क्या है पूरा? जी बिल्कुल, आपको बता दे, रसूलपुरा स्थित मदरसा है सिरागे उलूम, मदरसा दायरतुल सिरागे उलूम एक मदरसा है जिसका प्रबंधक रिजवान अहमद अंसारी है। और दो महिला यहाँ है जो ड्यूटी करती थी, यहाँ पे शिक्षिका थी। उनका कहना है कि नौकरी के नाम पे हम लोगों से 2 लाख रुपया इन्होंने लिया था और नियुक्ति करने के लिए 15 लाख का डिमांड किया गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनको 2 लाख रुपया दे चुके थी और 13 लाख का और डिमांड किया जा रहा था। 13 लाख देने में ये असक्षम थी। इन्होंने कहा कि मैं इतनी नहीं दे सकती हूँ। तो इन्होंने कहा अगर 13 लाख नहीं दे सकती तो हमारे साथ संबंध बनाना होगा, जिसका इन्होंने विरोध किया और विरोध करने के चलते इनसे मारपीट हुई। मदरसे में 28 जून की वारदात है और जिसके बाद इन्होंने एक खून से पत्र लिखा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि हमारी जो है स्थानीय थाने पे सुनवाई नहीं हो रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मौलाना रिजवान के खिलाफ न गिरफ्तारी हो रही है, न उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मेरा शिकायती पत्र ले लिया गया है हालांकि, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिसके बाद ये 2 महिलाएं आपस में अपने खून से पत्र लिख के मुख्यमंत्री को भेजती है। जिसके बाद आज जो है उसके विरोध में रिजवान अहमद अंसारी ने एक प्रेस वार्ता रखी थी अपने बचाव के लिए। तो वहाँ पे पीड़ित महिला भी पहुंची और इन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखना शुरू किया। बिल्कुल, यहीं पर ये मारपीट शुरू हो गई और हमने देखा कि किस तरीके से मारपीट शुरू हो गई दोनों के बीच में, और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। शुक्रिया विकी आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आरोपी द्वारा प्रेस वार्ता की जा रही थी, लेकिन इस दौरान ही यहाँ पर मारपीट शुरू हो जाती है और पिटाई का लाइव वीडियो वायरल हो गया है। देश की बात में आज इतना ही, लेकिन अब से थोड़ी देर में हमारा खास कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, देवभूमि का दंगल। नमस्कार।